जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः हम सभी उपस्थित हुए हैं अपने YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पे। तो आप सभी का जो हम लगातार क्लास ले रहे हैं, बस हम कंटिन्यू इसी तरह क्लास लेते रहेंगे और आपको जो सिलेबस मिलता है उस सिलेबस को आप पढ़ के मेरा वीडियो देखिए। फिर रात में 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे जो है कि आपका टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को भी लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आगे बता दें आप लोग को कि बिहार दरोगा का लगभग 2000 वैकेंसी कुछ ही दिन में आने वाला है। ये आपका जो है सितंबर माह अब ख़त्म हो गया, हम लोग अक्टूबर में आ गए। अक्टूबर महीना के लास्ट या नवंबर तक में छठ पूजा के बाद अधिकतर मानिए आप कि छठ पूजा के बाद आपका एकदम पक्का नोटिफिकेशन आना है और छठ पूजा के बाद बिहार एसएससी का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का लगभग 1 साल से ऊपर हो गया फॉर्म डलाए हुए। अब समझिए आप तैयार हो जाइए, अब आप कमर कस के लीजिए। अब टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये समय चुक जाएगा तो फिर समझ लीजिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और रेलवे का जो आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है वह एएलपी लोको पायलट से भी पहले एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ एसआई का, ठीक है। तो जो सपना देख रहे हैं आरपीएफ एसआई डबल स्टार का, आरपीएफ बहुत ही अच्छा जॉब होता है, बहुत पर्सनैलिटी वाला जॉब होता है। तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो टारगेट करके, उनको जरूर सफलता मिलेगा, बशर्ते आप मेहनत कीजिए जी जान लगा के और एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए डेली। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट, आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, सफलता सिद्धि में नहीं संघर्ष में बसी है। सफलता सिद्धि में नहीं संघर्ष में बसी है, अधूरे सपने नहीं उसकी प्यास में कसी है। हर फिक्र को छोड़ हर मुश्किल को चुनो, हर फिक्र को छोड़ हर मुश्किल को चुनो, क्योंकि सच्ची जीत संघर्ष में ही सजी है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए क्या होगा आगे नहीं होगा। अरे यार आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तो भी जिंदगी चलता है, लेकिन कुछ जिंदगी को अच्छा करने के लिए आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, क्योंकि जिंदगी जो है, जो बड़े बड़े सपने सजाते हैं उससे कुछ नहीं होगा। आपको उस सपने पे जाके जो है कि आपको खड़ा होना होगा और उस पे आपको मेहनत करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का हम सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है, आप लोग को पता है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हो चुका है, चंद्रयान सेकंड लॉन्च हो चुका है, चंद्रयान 4 लॉन्च हो चुका है और चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 4 अब लॉन्च होने के कगार पे है। या फिर आगे कौन सा लॉन्च होगा नहीं होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हम चंद्रयान फर्स्ट बोले, सेकंड बोले, थर्ड बोले, तो आपका माइंड अपने आप अपडेट होना चाहिए। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च 2008 में किया गया था, चंद्रयान सेकंड को लॉन्च 2019 में किया गया था और चंद्रयान थर्ड को लॉन्च 2023 में किया गया था। कब को किया गया था? 2023 में किया गया था चंद्रयान थर्ड को लॉन्च। और आपको पता है चंद्रयान 4 जो अब आएगा वह याद रखिएगा आपका 2028 में। कब आएगा? 2028 में। कब आएगा? 2028 में, यानी 2028 में वर्ल्ड आपका ओलंपिक होने वाला है, इसीलिए 2028 में ही याद रखिएगा आपका चंद्रयान 4 भी जाएगा। चंद्रयान 4 देखिएगा 28 है, 28 जो है वह 4 से, यानी चंद्रयान 4 जाने वाला है, 4 से 28 पूरी कट जाता है। तो अगर ऑप्शन में रहेगा आपका 25 रहेगा, 26 रहेगा, 27 रहेगा, 28 रहेगा, बताइए आपका कितना आसानी से कम बन जाएगा। और यही ऑप्शन है करेगा। तो अब तो 23 तो नहीं आ सकता है, 24 तो नहीं आएगा, 24 तब खत्म होने के कगार पे है। तो अगला 4 साल आपको याद रखना पड़ेगा। 5 साल तक देगा तो देखिए 4 से 1 ही को 28 से कट रहा है, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक भी अगर कवर करेगा ये 5 साल में, तो आपका जो चंद्रयान 4 है तो 4 सत्ते 28, यानी कि आपका 28 ही कट रहा है। इसलिए चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा? 2028 में लॉन्च होगा, याद रखिएगा। और किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो। जब इसरो का बात करते हैं तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वह सोमनाथ साहब है। कौन है? सोमनाथ साहब। आपको याद कैसे रहेगा अध्यक्ष? तो याद रखिएगा इसरो जो कार्य करना शुरू करता है ना, वह सोमवार से शुरू करता है। ऐसे भी कोई भी क्लास जो शुरू होता है ना, कहता है सोमवार से क्लास स्टार्ट होगा। अब आज शनिवार हो गया, रविवार, अब क्लास नहीं खुलेगा, अब सोमवार से क्लास खुलेगा। तो इसका मतलब आप याद रख लीजिएगा कि इसरो काम करना शुरू करता है सोमवार से, यानी इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ। और इसरो ने ही याद रखिएगा आपका चंद्रयान 4 कौन साल? तो 4 सत्ते 28, 2028 में। अब बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे होता है याद। और इसरो का स्थापना याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969
को 1969 को इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और बेंगलोर को भारत का बगीचा भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। वहीं इनको जो है कि आपका सिलिकॉन वैली भी कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी भी कहाँ है? बेंगलोर में। लेकिन केरल में मौन घाटी है। केरल में क्या है? मौन घाटी। केरल में क्या है? मौन घाटी या शांत घाटी, उसी को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भारत का बगीचा बेंगलोर को कहते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, बगीचों का शहर, तो इन्हें की जल्दीबाजी में तुरंत मार दीजिएगा बेंगलोर, गलत हो जाएगा। भारत का बगीचा बेंगलोर को, लेकिन बगीचों का शहर यानी उसमें ढेर बगीचे, तो याद रखेगा कपूरथला। क्या याद रखेगा? कपूरथला। अब बात आता है कपूरथला कहाँ है? तो कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी है, याद रखेगा पंजाब में। कहाँ में? पंजाब में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या कोच फैक्ट्री कहाँ में है? तो याद रखेगा कपूरथला में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गगनयान थर्ड किस वर्ष भेजा जाएगा? तो गगनयान थर्ड जो है, याद रखिएगा 2025 में। गगनयान थर्ड 2025 में। गगनयान थर्ड 25 में। गगनयान थर्ड कब भेजा जाएगा? तो याद रखिएगा 25 में। गगनयान थर्ड कब भेजा जाएगा? 25 में। गगनयान थर्ड कब भेजा जाएगा? 25 में। अब आपको हम जुगाड़ देते हैं। जैसे देखिएगा, जब आप गगनयान लिखते हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा गगनयान, GAGAN। इसका मतलब जी जो लिखते हैं हम लोग, वो 5 की तरह लिखते हैं। किसके तरह लिखते हैं? 5 की तरह लिखते हैं। यानी जो साल भेजेगा ना, उसका इकाई डिजिट भी 5 होगा। उसका इकाई डिजिट भी क्या होगा? 5। तो देखिए जुगाड़ कैसे बना, ऐसे आप रट लीजिएगा ना, 10 बार भी हम गारंटी देते हैं आप नहीं मार पाइएगा एग्जाम में, कंफ्यूज कर जाइएगा। होगा तो वो भगवान भरोसे सही होगा, लेकिन आपका एक लड़का जो रहता है कॉन्फिडेंस के साथ जो रिजल्ट लेता है कि इस बार रिजल्ट मेरा होगा तो होगा, तो वही लड़का इस तरह से जुगाड़ बनाता है और उसका सिलेक्शन होता है। तो बस आपके साथ हम हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। क्या होइए? बेफिक्र। तो याद रखिएगा कि गगन, गगन यानी जी जो ऐसे करके घुमाते हैं, इसी को अगर सीधा करके हम इसे बैठा देंगे तो वो 5 हो जाएगा, यानी 2025 में। यानी कि इससे पहले चंद्रयान 4 बोले 2028 में, गगनयान बोले 2025 में। दोनों माइंड में फिट हुआ, भाग नहीं सकता है। 10 दिन में पढ़िएगा, आंसर मार के आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, शुक्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होगा? शुक्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होगा? शुक्रयान फर्स्ट, तो शुक्रयान फर्स्ट जो है वह किसके लिए जाएगा? तो शुक्र ग्रह के लिए जाएगा, क्योंकि नाम में ही आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर जिस भी बच्चा का नौकरी अगर 25 के एज में कम से कम लग जाता है तो वह शुक्र है उसके लिए। क्या है? शुक्र है। नहीं कहता है कि शुक्र है कि तुम बच गया, या फिर शुक्र है कि तुम्हारा नौकरी लग गया। तो कितना के एज में? 25 के एज में, यानी शुक्रयान भी 2025 में। शुक्रयान भी 2025 में। शुक्रयान भी 2025 में। शुक्रयान भी याद रखेगा 2025 में। शुक्रयान भी याद रखेगा 2025 में। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका मंगलयान कब, मंगलयान कब लॉन्च होगा? तो मंगलयान फर्स्ट आप लोगों को पता है कि वो लॉन्च हो चुका है बहुत पहले, लेकिन मंगलयान सेकंड कब लॉन्च होगा? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हम आपके जुगाड़ के लिए बैठे हैं, तो इसके लिए भी हम बहुत तगड़ा जुगाड़ देने वाले हैं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। मंगलयान, जैसे मंगलयान देखिएगा तो एम से मंगलयान लिखना चालू कीजिएगा, और एम का कोड आप लोग रीजनिंग में बनाते होंगे 13 होता है। कितना होता है? 13। मंगलयान का कोड में एम का अर्थ क्या होता है? 13 रीजनिंग में, और 13 का डबल कर दीजिएगा 26 आएगा, यानी 2026 में मंगलयान। 2026 में मंगलयान, 2026 में मंगलयान, 2026 में मंगलयान। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आपका चंद्रयान 4 7 चौके 28 2028। फिर आपको बताएं हम गगनयान, गगनयान में जी लिखते हैं तो वो 5 की तरह लिखा था, उसी को पलटा देंगे तो हो जाएगा 2025, 2025 इकाई डिजिट। फिर आपको बताएं शुक्रयान, यानी 25 के एज में अगर शादी 25 के एज में अगर आपका जो है कि अगर आपका जॉब होता है तो वो शुक्र है। क्या है? शुक्र है, यानी आपके लिए अच्छी बात है। तो शुक्रयान फर्स्ट कब हो गया? तो याद रखिएगा 2025 में। वहीं आपका मंगलयान में एम से शुरू करते हैं, एम का कोड होता है 13, 13 से कटने वाला मार दीजिएगा 26, यानी 2026। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट चीता का शुरुआत करवाया गया, और नरेंद्र मोदी जो चीता जो लाए थे अपने जन्म दिवस के अवसर पर ही, क्योंकि उनका जन्म दिवस जो होता है वह 17 सितंबर को ही मनाते हैं। 17 सितंबर को याद रखेगा नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस, और 17 सितंबर को ही हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक दिवस मनाने का घोषणा किया है, जिसका नाम क्या है? तो हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस। हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस आप लोग को पता है, हैदराबाद पहले उस पर
विभिन्न प्रकार का जो है कि शासक वगैरह ने शासन किए थे, उसको भारत में मिलाने का काम भारत के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। आप लोग पढ़ते होंगे ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत 1948 ईस्वी में भारत का एक उसको क्षेत्र में मिलाया, यानी अखंड भारत का हिस्सा बनाया। और आपको पता है कि हैदराबाद ही एकमात्र ऐसा देसी रियासत था जो कि क्या था, जहां पर किसका शासन था, तो हैदराबाद का निजाम का शासन था। और हैदराबाद ही ऐसा देसी रियासत था जो भारत के अंदर में सबसे बड़ा देसी रियासत जो था वह हैदराबाद देसी रियासत ही था। और हैदराबाद स्वतंत्र शहर का स्थापना किसने किया था, तो निजाम उल मुल्क या चिनकिलीज खान ने किया था। निजाम उल मुल्क या चिनकिलीज खान ने किया था। और वह जो निजाम उल मुल्क था वह निजाम शाही वंश से था। किस वंश से था, निजाम शाही राजवंश से था। यह क्वेश्चन पूछता है। और हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे है। और याद रखिएगा हैदराबाद को 1948 ईस्वी में 17 सितंबर जो डेट था उसी दिन आजाद करवाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत या फिर सैन्य कार्रवाई के तहत। किसके तहत, सैन्य कार्रवाई के तहत। यानी उसमें जो है कि जो गृह मंत्री थे उस समय कौन थे, जैसे अभी गृह मंत्री अमित शाह है, उसी के अंदर में जो है कि वो पावर है आपका डिफेंस का पावर, ठीक है। उसी तरह से उस समय भी गृह मंत्री जो भारत के पहले बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्हीं के द्वारा याद रखिएगा कि 17 सितंबर को मिलाया गया था। इसीलिए मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हाल ही में हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ है, हैदराबाद में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ है, हैदराबाद में। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान भी कहाँ है, हैदराबाद में। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान भी कहाँ है, हैदराबाद में। वहीं आपका इरडा का मुख्यालय भी कहाँ है, हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय भी कहाँ है, हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय भी कहाँ है, हैदराबाद में। जब हम इरडा का नाम लेंगे तो आपका माइंड में आना चाहिए इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा, इरडा पांडा। क्योंकि इरडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पांडा। पांडा कौन है, पांडा, देवाशीष पांडा पूरा नाम है। क्या नाम है, देवाशीष पांडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश से 8 अफ्रीकी चीता को लाया गया था, तो नामीबिया से। कहां से, नामीबिया से। कहां से, नामीबिया से। कहां से, नामीबिया से। कहां से, नामीबिया। और नामीबिया से लाकर इसको मध्य प्रदेश के अंदर में कूनो नेशनल पार्क में रखा। कहां में, कूनो नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन पूछेगा कूनो नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से। वहीं पर आके चीता को रखा। कहां से लाया था, तो याद रखेगा नामीबिया से। कहां से लाया था, नामीबिया से लाया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में 50 चीता को लाने का टारगेट है। कितना चीता, टोटल 50 चीता को लाने का टारगेट है, याद रखेगा अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने। और लाया कब था, तो 17 सितंबर के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के तहत भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682 बाघ है। कितना बाघ है, 3682। और भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन भारत में सबसे अधिक बाघ जो है अगर पूछेगा किस अभ्यारण्य में है, तो मानिएगा आपका उत्तर प्रदेश का जो अभ्यारण्य है, आप लोग को पता है रामगंगा अभ्यारण्य। कौन सा, रामगंगा अभ्यारण्य। पहले उसका नाम क्या था, तो आप लोग को पता है जिम कॉर्बेट था। क्या नाम था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट का ही नाम बदलकर हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया, क्योंकि जिम कॉर्बेट के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जो है कि रख दिया गया। और आप लोग को पता है रामगंगा जो है वह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। और रामगंगा जो है जिम कॉर्बेट के बीचों बीच बहता था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। और उसी जिम कॉर्बेट में भारत में सबसे अधिक बाघ की संख्या अधिक है। अगर पूछेगा किस अभ्यारण्य में, तो जिम कॉर्बेट में। लेकिन किस राज्य में सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में। और भारत में कितना है, तो याद रखिएगा भारत में जो है वह आपका कहां है, तो भारत के अंदर में याद रखिएगा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक कहां है, मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व का अगर कुल बाघ की संख्या देखें, तो भारत में ही सबसे अधिक है 75%। कितना परसेंट, पूरे विश्व के कुल बाघ का 75% भाग कहां है, तो अपना इंडिया में है। और इंडिया में सबसे अधिक कहां है, तो मध्य प्रदेश में। इंडिया में सबसे अधिक कहां है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से भी किस राज्य को जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को। और भारत सरकार के द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। जो बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी के लिए, एसएससी जीडी के लिए समझ लीजिएगा। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया इंदिरा गांधी के समय। और इसी अधिनियम के तहत जस्ट अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ 1973 से, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 से। बहुत फेमस सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिपरजॉय
बिपरजॉय नाम का जो तूफान आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो ब से बिपरजॉय, ब से बांग्लादेश, ब से बिपरजॉय, ब से बांग्लादेश, ब से बिपरजॉय, ब से बांग्लादेश। चलिए हम लोग इतिहास का सवाल फटाफट कर लेते हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो हम लोग इतिहास में हम लोग दिए थे वाकाटक वंश से, कहाँ से दिए थे? वाकाटक वंश को हम लोग देख लेते हैं और पुष्यभूति या वर्धन वंश को देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, लेकिन जो मुख्य सवाल है वो आपको हम जरूर बताएंगे, बस याद रखना आपका कर्तव्य बनता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सिर्फ आपको किताब से दोस्ती रखना है, आप किताब से मेहनत कीजिए। अगर आप किताब से मेहनत करके आप अगर कुछ अच्छा बन जाते हैं तो आगे का जो आपका लाइफ होगा, आगे का जो आपका ज़िंदगी होगा वो समझ लीजिए बहुत ही आभामय होगा। आपको पूरे गांव में एक अलग नज़रिया से आपको देखा जाएगा। लेकिन अगर अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मान लीजिए मेरा भी जॉब पहले अगर नहीं हुआ था तो गाँव वाले बोल रहे थे अरे पढ़ने में तो बहुत तेज है लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो वास्तविकता है वो आपके घर वाले जानते हैं, आप खुद जानते हैं ना। बाद में की दुनिया बाढ़ में जाए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हम सही हैं, मेरा घर वाला सही है, बाद में की दुनिया से किसी टेंशन नहीं लेना है। बस आप समझिए कि आप इसी तरह से आप मेहनत कीजिए। आप मेरे साथ हैं, मतलब हमको साथ रखिएगा, ये नहीं कि हमको भी छोड़ दीजिएगा, हमको साथ रखिएगा, मतलब हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। और मेरे साथ भी आप हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। आप अभी सिर्फ अगर 1 मिनट आप दूसरे के लिए अगर टाइम आप दे रहे हैं तो समझिए वो टाइम आपको भगवान भी लौटा के नहीं देने वाला है, समझ लीजिए। जो फैक्ट बात है वो बताते हैं। मान लीजिए आप दोस्त में 10 मिनट बात कर लिए फ़ोन पे, या फिर आप दोस्त के साथ घूमने चल गए, या कुछ से कुछ आप इधर उधर जो है कि फालतू का टाइम पास कर रहे हैं, तो समझिए कि आपको वो आदमी तो क्या, वो आप जो ऊपर में जो भगवान बैठे हुए हैं वो भी समय लौटा के नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं जब भगवान से आप बाहर जा रहे हैं तो आप समझिए दुनिया में आप मेहनत कीजिए, कुछ नहीं है दुनिया में, बस आप हैं, आपके माता पिता, आपके घर वाले, और दूसरा कुछ नहीं है, बस आप मेहनत कीजिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि आपको यह कठोर चीज पता है, वास्तविकता पता है। जिस दिन आप असफल रहिएगा ना, आपके पीछे कोई नहीं रहेगा, आपके पीछे कोई नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन आप सफल होइएगा ना, पूरी दुनिया आपके साथ रहेगा। तो क्यों हम वो चीज जानते हुए भी अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं? तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप पढ़िए, चुपचाप पढ़िए, 1 साल हुमच के और नौकरी लीजिए अच्छा सा, और उसके बाद देखिएगा क्या लाइफ स्टाइल रहेगा आपका। एक बार तो नौकरी लेना है, ठीक है। अगर आप अभी से अगर छोड़ देते हैं, मटिया देते हैं बात को, नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको फिर पीछे आपको ज़िंदगी जाने के लिए आपको समझिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा पूरा ज़िंदगी। फिर आपको जब 2-4 साल हो जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगा, तो फिर लगेगा अरे यार थोड़ा पढ़ ही लेते, मेहनत करके यार, तो फिर सही रहता है। लेकिन ना है, अभी जो आपको इंजॉय आ रहा है ना, वही आपको लग रहा है सबसे बढ़िया है, लेकिन ना है, आपको पता चल जाएगा समय होने पर। इसलिए समय रहते आप सुधरिए। तो ज़्यादा बात नहीं, आप खुद होशियार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वाकाटक राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो वाकाटक राजवंश का जो स्थापना किया था वो विंध्य शक्ति ने किया था। किसने किया था? वाकाटक राज्य का स्थापना जो किया था वो याद रखिएगा, वो विंध्य शक्ति यानी वाकाटक यानी टकाटक, वाकाटक यानी टकाटक। टकाटक आज के जमाने में कौन है? तो मेरा मोटिवेशनल से भी आप इसका आंसर मार सकते हैं। यानी आपका नौकरी लगेगा, पैसा होगा, पैसा होगा आपके पास तो शक्ति रहेगा। तो नहीं बोलता है वो अभी टकाटक है यानी टेंशन नहीं है, उसमें बहुत पैसा है उसको, यानी उसके पास शक्ति है। यानी वाकाटक यानी टकाटक, टकाटक यानी शक्ति, यानी विंध्य शक्ति। क्या मारिएगा? विंध्य शक्ति। क्या मारिएगा? विंध्य शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वाकाटक राजवंश के अंतर्गत आप लोग को बताना है किस व्यक्ति ने मराठी भाषा में सेतुबंध नाम का पुस्तक लिखा था। तो याद रखिएगा आपका प्रवरसेन दूत ने। किसने लिखा था? प्रवरसेन दूत ने सेतुबंध नाम का जो है कि पुस्तक लिखा था। अगर आपके पास लूसेंट होगा तो लूसेंट में विविध में आपको हम पुस्तक याद करवाएंगे, तो ये पुस्तक वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि सेतुबंध नाम का पुस्तक का रचना किसने किया है। तो याद रखिएगा प्रवरसेन दूत ने। और प्रवरसेन दूत जो थे किस वंश के राजा थे? तो ये वाकाटक के थे। वाकाटक यानी टकाटक, टकाटक यानी शक्ति रहेगा, तभी आपका टकाटक काम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। याद रखिएगा पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। और पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। 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 यानी याद रखिएगा
पुष्पभूति, पुष्पभूति, पुष्पभूति यानी अगर आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, जबरदस्ती आप प्रपोज कर रहे हैं पुष्प देके, तो आपको थाना जाना पड़ जाएगा। कहाँ जाना पड़ जाएगा? थाना। यानी पुष्पभूति, पुष्पभूति, पुष्प यानी कि याद रखिएगा थाना जाना पड़ जाएगा। अगर किसी लड़की को जबरदस्ती प्रपोज कीजिएगा आपको पुष्प देके, तो इसका मतलब वो जाके FIR कर देगा थाने में, यानी थाना जाना पड़ेगा। यानी पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। और वाकाटक वंश की संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा बोधगया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया? तो याद रखिएगा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा बोधगया में आपको जो है कि पीपल वृक्ष के नीचे जो हुआ था वहां पर, जो उसी को हम लोग बोधि वृक्ष कहे, यानी कि उनको जब शिक्षा ग्रहण हो गया तो उनको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया, याद रखिएगा शशांक। किसने? शशांक। और शशांक जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। और ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन करवाया था? आप लोग को पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो करवाया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने। थोड़ा सा अब चाय का व्यवस्था नहीं हो पाया तो पानी में ही काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा कि बोधगया के अंदर में बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया, लेकिन आपका जो है कि वहाँ पर जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया गया था, इसको ध्वस्त किसने करवाया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। हम लोग भागलपुर मुंगेर से संबंध रखते हैं, तो जो भागलपुर एरिया से जो बिहार से संबंध रखते होंगे उन फटाक से अपने माइंड में जवाब दीजिएगा कि अगर पूछते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया है वो धर्मपाल ने। किसने किया है? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? धर्मपाल ने। किसने किया? धर्मपाल ने। वहीं एक और विश्वविद्यालय है बिहार में जिसका नाम है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो बहुत का माइंड अभी हवा में उड़ गया होगा कि विक्रमशिला तो पढ़े थे, नालंदा पढ़े थे, ये कौन पूछ दिए फालतुआ का, लेकिन ना यही आएगा, याद रखिएगा। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया है वो गोपाल ने किया है। किसने किया है? गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो गोपाल ने किया, याद रखिएगा। अभी आपको लेवल हम सिर्फ BRSSC का लेवल रख रहे हैं, NTPC का आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको BPSC का लेवल और जो है कि आपको अच्छा लेवल का भी हमको क्वेश्चन करने के लिए आता है। जो आप हमसे शुरुआत से जुड़े होंगे उनको पता होगा मेरा लेवल क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको हम एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं, ये बात आप भूल नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हर्ष और पुलकेशिन दूत के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा हर्ष और पुलकेशिन दूत के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष का पराजय हुआ था। जिसमें हर्ष, एगो है हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन ना है, ये हर्ष है। ये हर्ष जो था ये कश्मीर का शासक था, ठीक है, कश्मीर का शासक था। और वह जो हर्षवर्धन था वो आपका जो है कि उत्तर प्रदेश या फिर कन्नौज के आसपास का जो है कि वह आपका राजा हुआ करता था, ठीक है, आप लोग को पता है। वहीं और वो जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के द्वारा ही इलाहाबाद या प्रयागराज में जो है कि कुंभ मेला का भी आयोजन करवाया है, ठीक है। और हर्षवर्धन का जो राजधानी वगैरह था वो कन्नौज वगैरह को भी बनाया था, आप लोग को पता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हर्ष और पुलकेशिन दूत के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा चीनी यात्री वेनसांग किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में आया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा उसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। महामोक्ष परिषद प्रत्येक 5 वर्ष पे आयोजित होता था प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर। याद रखिएगा वो हर्ष के समय में। किसके समय में? हर्ष के समय में होता था। और इसे क्या कहा जाता था? तो महामोक्ष परिषद। और वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में वो 6वें, याद रखिएगा हर्षवर्धन स्वयं 6वें समारोह में शामिल हुआ था। कौन समारोह में? 6वें समारोह में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो दरबारी कवि था वो हर्ष का था। किसका था? हर्ष का। किसका था? हर्ष का। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्ष का। और याद रखिएगा उसके द्वारा हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया, ये सब का रचना भी किसने किया है? तो बाणभट्ट ने। किसने किया है? बाणभट्ट ने। हर्षचरित का रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने। कादम्बरी का रचना भी किसने किया है? तो बाणभट्ट ने, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों का रचना किसने किया है? हर्षवर्धन ने। किसने किया है? हर्षवर्धन ने खुद
खुद किया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों का रचना किसने किया है? हर्ष ने किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो हर्ष को ही कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो हर्ष को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पुस्तक में पहली बार प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया? तो याद रखिएगा कि हर्षचरित नाम के पुस्तक में ही पहली बार प्रांत के लिए, अलग अलग प्रांत के लिए लोकपाल शब्द आया। तो किस पुस्तक में? हर्षचरित में। और हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा बाणभट्ट। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट, कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसका? दरबारी कवि था हर्ष का। किसका था? हर्ष का, याद रखिएगा बहुत फेमस सवाल है। अगर बात करते हैं लोकपाल का, तो लोकपाल के बारे में जो रेगुलर रहते होंगे उनको क्वेश्चन बहुत याद होगा कि भारत के अंदर में अगर लोकपाल देखते हैं तो पहली बार जो आया था वो आया था कब? तो याद रखिएगा आपका आजादी के बाद देखने के लिए मिला था। तो कब? तो पहली बार याद रखिएगा आपका 1968 में भारत के संसद में पहली बार 1968 में लोकपाल बिल को पेश किया गया, लेकिन वह पास नहीं हो पाया। वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा तक ही पास हो पाया था, राज्यसभा उसको पास नहीं किया था। और याद रखिएगा के एम मुंशी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो के एम मुंशी का नाम सुनेंगे आप लोग, ठीक है, के एम मुंशी का। वहीं आगे चल के 2013 में संसद के द्वारा लोकपाल विधेयक को पास कर दिया गया अंतिम रूप से। और भारत में पहली बार लोकपाल का जो गठन किया गया उसी के आधार पर 2019 में। कब किया गया? 2019 में किया गया, याद रखिएगा। और भारत के जो पहले लोकपाल बने थे वो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। कौन बने थे? पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष बने थे। वहीं भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? करंट में हम करवाए हैं। लोकपाल का काम है भ्रष्टाचार को कम करना, और जब भ्रष्टाचार कम होगा तो आदमी को मन लगेगा। क्या लगेगा? मन लगेगा। तो याद रखिएगा पूरा नाम बताए थे, अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव खानविलकर वर्तमान में भारत के लोकपाल है। लेकिन पूरे विश्व में लोकपाल पहली बार कहां देखने के लिए मिला था? तो पूरे विश्व में पहली बार लोकपाल देखने के लिए स्वीडन में मिला था, या स्कैंडिनेवियाई देश में मिला था। जहां पर स्वीडन है वो टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। पहला लोकपाल कहां देखने के लिए मिला था? तो स्वीडन में। लेकिन इसमें भी पूछ रहा है कि स्वीडन में कब मिला था? तो 1809 में। 1809 में 1809 में 1809 में, याद रखिएगा, ठीक है। आपको कंटेंट एकदम माइंड में ठूस ठूस के घुसा देंगे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग ज्योग्राफिक्स कुछ सवाल लेते हैं, फिर अपने सेशन को हम ब्रेक करेंगे। फिर 5 तारीख के बाद दे दनादन शुरू हो जाएगा एकदम पूरा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो कौसे कुंचिकल, कौसे कर्नाटक, कौसे कुंचिकल, कौसे कर्नाटक। और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कौन है? तो कुंचिकल ही है। बहुत याद करते होंगे, जो अपडेट नहीं होते होंगे बहुत दिन में उसको तो अरे यार ये क्या बता रहा है मास्टर, ये कि कुंची है यार, ये तो कुंचिकल बता रहा है। हम तो जोका गुरसोप्पा जलप्रपात पड़े थे यार सबसे ऊंचा, लेकिन ना 4 साल 5 साल चेंज हुए हो गया। अब आप भी चेंज होइए, नहीं तो आप धरले रह जाइएगा, ये समझ लीजिए। आप जिस भी टीचर के पास पहले पढ़े होंगे या अभी भी पढ़ रहे होंगे तो समझिए उनका नोट्स अपडेटेड रहना चाहिए। तो उसी तरह से आप जो है कि अपडेट रहिए अपने आप में, नहीं तो एक क्वेश्चन अगर गलती हो जाएगा तो आप एग्जाम से बाहर होने के लिए दूर दूर तक तैयार रहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कौसे कुंचिकल, कौसे कर्नाटक। और याद रखिएगा किस राज्य में? कर्नाटक में, लेकिन किस नदी पे? तो बराही नदी पे। किस नदी पे? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? बराही नदी पे। तो बता दीजिए भैया कि हम जान गए सबसे ऊंचा कुंचिकल है, लेकिन इसका ऊंचाई बता दीजिए, ये याद रह जाएगा। तो याद रखिएगा 455 मीटर, 455 मीटर, 455 मीटर याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है कर्नाटक में। और याद रखिएगा जो आप लोग जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पढ़ते थे ना, वो किस राज्य में था? वो भी कर्नाटक में था, लेकिन वो शरावती नदी पे। किस नदी पे? शरावती नदी पे। लेकिन वर्तमान में कुंचिकल है किस नदी पे? कर्नाटक नदी, कर्नाटक राज्य में बराही नदी पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में किस नदी, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में कावेरी नदी पर
भारत के किस राज्य में कावेरी नदी पर भारचुक्की परियोजना और बालमुरी जलप्रपात है? भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात, भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात जो है याद रखिएगा वो कर्नाटक में है। कहाँ में है? कर्नाटक में। आपको जुगाड़ देते हैं, ऐसे दम बोल के निकल जाते हैं, लेकिन आपको हम जुगाड़ देते हैं, क्योंकि अगर जुगाड़ नहीं देंगे फिर मजा नहीं आएगा, लगेगा यार ये तो सुन लिए हवा निकल गया। लेकिन आपको बताते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा, आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है बच्चा सब में क्या होता होगा, जब आप 10th सब में पढ़ते होंगे, जो लड़का है लड़का के जो ट्रिक्स हम बताते हैं, पर्सनल एकदम दैनिक जीवन से बताते हैं। अगर दोनों याद नहीं होगा ना तो फिर आप हमको बताइएगा। दोनों अगर नहीं याद होगा, सिर्फ ये अभी जो बताएंगे जुगाड़ एकदम 100% याद होगा। सुनिएगा, जैसे क्या होता है कि जब आप बड़ा बड़ा बाल रखते हैं, जब बच्चों में जब बड़ा बड़ा बाल हो जाता था, ऐसे करके एकदम पूरा यहाँ तक कान पूरा ढक जाता था, आप पढ़ने जाते होंगे, आपको टीचर डांटते होंगे कि अरे यार तुम इतना बड़ा बड़ा बाल कर लिया, तुम्हारे माइंड में पूरा भूसा भर गया, तुमको कुछ याद नहीं होता है, मार भी डेली लगता होगा, फिर भी जो है कि आप बाल कटवा के नहीं जाते होंगे। तो टीचर बोलते होंगे कि तुम जो है कल तुम बाल पूरा मुड़वा के आएगा, यानी पूरा बाल जो है उसको तुम क्या करके आएगा, बाल को मुड़वा करके आएगा। जब आप बाल मुड़ा लीजिएगा ना तो माथा पर के भार थोड़ा खत्म हो जाता है, तब माइंड पूरा फ्रेश काम करता है। अभी भी हम कंपटीशन में बहुत सारा लड़का देखते हैं जो कि हमेशा बाल को बना के रखते हैं। कारण यह है कि वो माइंड पे ज़्यादा प्रेशर रहता है हमेशा, तो टेंशन ज़्यादा रहता है, बाल वगैरह पूरा फिनिशिंग रहता है, तो पढ़ने में अच्छा दिमाग लगता है, हकीकत बात है। तो क्या बोलते हैं टीचर कि बाल कल जो आएगा तुम पहले बाल को मुड़ के आएगा, तब भार कम होगा। इसका मतलब है बाल को मुड़, यानी याद रखिएगा बाल मुड़ी भार से आप चुक गए, यानी बाल मुड़ी भार चुकी, बाल मुड़ी। सही बात है भैया, बाल हम मुड़ा लिए क्योंकि टीचर बोले हैं मेरा बाल मुड़ी। आपका ये बाल मुड़ा है क्योंकि भार हो गया था ज़्यादा माथा पे, कुछ घुसबे नहीं करता था जो बताता था टीचर। तो इसका मतलब है बाल मुड़ी तब भार जो है ना अब चुका हो गया मुझसे। चलिए ठीक है भैया, तो बाल मुड़ी भार चुकी। कैसा बाल को आप मुड़ रहे थे, काला उजरा गोरा कैसा? तो काला बाल को मुड़ रहे थे, यानी कर्नाटक। यानी कहाँ? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। तो आराम से याद हो गया। बताइए, बाल मुड़ी भार चुकी, ठीक है, यानी भार भी याद रखिएगा ना, आपका एग्जाम में कम बन जाएगा। ठीक है, तो भार को मुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले बाल को मुड़े, अब भार से हम चूक गए, अब क्या मुड़ रहे हैं? तो काला वाला बाल, यानी कर्नाटक। यानी क्या? कर्नाटक। ऐसे इसीलिए हम भी छोटा छोटा बाल रखते हैं क्योंकि ज़्यादा दिमाग में घुसता है, इसीलिए। अगर बड़ा बाल रखेंगे फिर दिमाग में नहीं घुसता है। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा बहुत लुक थोड़ा बनाना पड़ता है। भी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है और किस राज्य में है? तो सुनिएगा, आपको पता है नया नया शादी होगा तो सबसे पहला रहता है टारगेट घूमने का, लड़का लड़के का गोवा चलना है घूमने के लिए। कहाँ चलना है? गोवा वाला बीच पे चलना है। और गोवा वाला बीच पे जब आप घूमिएगा, अब बालू वहाँ पर बहुत सारा बालू है, जब वहाँ बहुत सारा बालू है तो इसका मतलब आपको जब नहीं कहता है कि जो अगर बालू में अगर रनिंग कीजिएगा ना तो अच्छा रनिंग होता है, अच्छा स्टेमिना डेवलप होता है। तो जब आप गोवा वाला बीच पे जब अपने बीवी के साथ घूमिएगा आप जो है कि, तो इसका मतलब ताकत वहाँ ज़्यादा लगेगा घूमने में। जब वहाँ ताकत ज़्यादा लगेगा यानी गोवा जाने पर अधिक ताकत खर्च होता है, एनर्जी खर्च होता है, तो इसका मतलब याद रखिएगा आपको दूध पीना पड़ेगा। क्या पीना पड़ेगा? दूध पीना पड़ेगा। यानी याद रखिएगा क्या पीना पड़ेगा? दूध पीना पड़ेगा। यानी गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात। यानी दूध कहाँ पी रहे हैं आप जाके? गोवा में। कहाँ पी रहे हैं? गोवा में। यानी दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ में है? गोवा में। और नहीं तो समझिए कि आप जो है कि पूरा एकदम आपका क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस हो जाएगा। जब एनर्जी लॉस हो जाएगा तो आपको जो है कि मंद बुद्धि हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मंद बुद्धि। इसलिए याद रखिएगा दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, लेकिन अगर दूध वहां पर नहीं पिएंगे हम तो मेरा मंद बुद्धि हो जाएगा। तो जो नदी पे है ना वो उसका याद रखिएगा मांडवी नदी है। कौन नदी है? मांडवी नदी है। कौन नदी है? मांडवी नदी है, याद रखिएगा। अब बताइए, भूलिएगा नहीं भूलिएगा। पहला ट्रिक, बाल मुड़ी भार चुकी, कैसा? कर्नाटक, यानी काला बाल, कर्नाटक। वहीं बताया आपको
कि दूध सागर, यानी दूध कहाँ पी रहे हैं आप जाके? गोवा, क्योंकि गोवा में ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे। किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात याद रखिएगा यह भी कर्नाटक में है। और किस नदी पे? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो याद रखिएगा कर्नाटक नदी पे। कर्नाटक में किस नदी पे? कावेरी नदी पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चुलिया चंबल। चुलिया याद रखिएगा, चौ से चुलिया, चौ से चंबल। चुलिया चंबल, चुलिया चंबल, चुलिया चंबल। चुलिया परियोजना किस नदी पे है? यह चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो याद रखिएगा चंबल नदी पे। चुलिया चंबल, चुलिया चंबल। और जब चंबल का नाम लेते हैं तो आपको माइंड कहाँ आना चाहिए? माल को बेच, माल को बेच, यानी बेतवा चंबल। माल यानी मालवा का पठार। मालवा का पठार से दो नदी निकलती है, कौन कौन? तो बेच यानी बेतवा चंबल, बेतवा चंबल, बेतवा चंबल। और जब बेतवा का नाम लेते हैं तो आपको एक माइंड कॉमन अपडेट होना चाहिए कि माता टीला परियोजना जो है वह किस नदी पे है? याद रखिएगा माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और जब उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो एगो मणिकर्णिका बंद याद होना चाहिए, एगो मणिकरण। तो मणिकर्णिका उत्तर प्रदेश और मणिकरण हिमाचल। ये सब हम जुगाड़ दे चुके हैं, बार बार हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब कल से हम इन्हें के दूध सागर के लिए फिर हम गोवा बोलेंगे, एनर्जी लॉस होगा, फलना ढकना, वो सब कुछ नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसलिए आप धुइयां दक्कड़ उड़ाइए। क्या उड़ाइए? धुइयां दक्कड़। क्या उड़ाइए? धुइयां दक्कड़। क्या उड़ाइए? धुइयां दक्कड़। तो याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे। और धुआंधार जलप्रपात का ही दूसरा नाम है कपिलधरा जलप्रपात। क्या नाम है? कपिलधरा जलप्रपात। क्या नाम है? कपिलधरा। और यह मध्य प्रदेश के जब्बलपुर के पास भेड़ाघाट के समीप है। किसके समीप है? भेड़ाघाट के समीप। आगे बढ़ते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? हुंडरू, देखिएगा हुंडरू में डो लगा है, और झारखंड जब लिखिएगा तो उसमें भी लास्ट में डो आता है, यानी कि हुंडरू झारखंड, हुंडरू झारखंड, हुंडरू झारखंड। और किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे। किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे। तो चलिए बिना ज़्यादा लंबा वीडियो किए हुए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।